सबसे पहले जब मैं पढ़ लिख करके कथाएं करने लगा तो पहली बार कथा करने इनके मायके में गया तेलीखेड़ा, और दूसरी बार बाहर कथा इन्होंने अपने ससुराल में कराई है ना, अपने धार में। तो इन्होंने ये शुरुआत, ये बात है 8-10 साल पुरानी, 8 साल, सन 2008 की बात है। मैं 2006 में पढ़ने आया वृंदावन, और पढ़ लिख के अब मैं कथाएं किसे सुनाऊं। तो इनके मायके में एक अशोक पवार जी रहा करते थे, अब तो भगवत धाम चले गए, तेलीखेड़ा, महू, इंदौर। तो वो यहां आए थे वृंदावन, तो मैं यूं ही बैठ के कथाएं सुनाया करता था। तो उन्होंने एक बार बोल दिया कि आप अच्छी बात करते हो, हम अपने गांव में आपकी कथा कराएंगे। फिर मैं उनको फोन लगाऊं, कभी कभी महीने में एक बार सिक्का डालने वाला सेटअप था, 1 मिनट। फिर उन्होंने भागवत कराई, तो 2008 में हुई थी तेलीखेड़ा में। फिर अगले साल 2009 में इन्होंने कथा कराई, और जब इन्होंने कथा कराई तो इनकी कथा में मुझे जो पैसा मिला, उस पैसे से हम पहली बार अपने घर में टीवी लेकर के आए थे। आज भी वो टीवी हमारे यहाँ है। उषा मैया है हमारी, उषा रघुवंशी जी। तो एक कथा का आयोजन धार में सबसे पहले इन्होंने कराया, फिर बाद में कई बार हुई। तो ये शुरुआती के वो भक्त जन हैं जिन्होंने हाथ पकड़ा और सीढ़ी चढ़ाई। शुरुआती पे बहुत साथ दिया इन लोगों ने। और इनके बगल में हमारी एक दूसरी मैया हमारी बैठी हैं, इन्होंने भी जब कथा सुनी तो शुरुआती दौर पर इन्होंने सबसे पहले बिहार में अंबा, इनका प्राचीन स्थान है, गांव, वहां कथा हुई थी। कब हुई थी वो कथा? 2010 या 11 में ही अंबा में कथा इन्होंने कराई थी। तो इन्होंने कथा का आयोजन कराया था। तब से फिर कथाएं होती मुझे कथा, सच बताऊं तो मुझे इंदौर और महू, एक ऐसी जगह है मध्य प्रदेश में, इंदौर, महू, विशेषकर महू में जितने गांव हैं आसपास, मैं वहां खूब कथाएं कहता था। और वहां के भक्त, जब उस समय यूट्यूब का जमाना नहीं था, हम टीवी पर भी नहीं आते थे उस समय, कोई गली मोहल्ला ऐसा बाकी ना होगा इंदौर महू का जहां हमने कथाएं ना की हों जा करके। और वो मैं कथा, उस समय मैं कथा नहीं कर रहा था, उस समय वहां के श्रोता मुझे कथा करना सिखा रहे थे, सुन सुन के। भाई आप सुने ही ना तो मैं किसको सुनाऊंगा? और जितना सुनाएंगे उतना सुनाने का अभ्यास होगा। इसलिए इंदौर महू क्षेत्र के लोग, धार, वहां महू के पास धार नाका भी है, धार भी है, ये सब वो क्षेत्र है जहां शुरुआती में खूब यहाँ के लोगों का हमें प्यार आशीर्वाद मिला। और उन्हीं के आशीर्वाद और प्यार से आज मैं आप सबकी सेवा में यहाँ बैठा हूँ। तो ये सब वो सीढ़ी है हमारी। तो ताली बजा के स्वागत सम्मान हमारी दोनों मैयाओं के लिए। आज वर्षों बाद ये आई भी हैं यहाँ। तो ये पुरानी बातें, जब पुराने लोग मिलते हैं तो पुरानी बात याद आती है। इसलिए जीवन में आगे जरूर बढ़ना चाहिए, पर अपने प्राचीन लोगों को, अपने पुराने लोगों को भूलना नहीं चाहिए। हमें हर वो चेहरा आज भी याद है जो हमारा कभी पहला श्रोता हुआ करता था। उस जमाने में न कैमरे थे, शुरुआती थी, कैमरे कम थे। इनके यहाँ की कथा तो रिकॉर्ड है,
एल्बम भी है इनके यहाँ का 2009 वाला, वो हम कभी देखते हैं उस जमाने की फोटो, तो बस याद 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 बस याद रह जाती है। हर चीज यादों में। आज जो आपके संग हम बैठे हैं ना, अगले साल ये भी याद रह जाएगी, अगले महीने भी ये क्या बन जाएगी। आज हमारा और आपका ये मिलन अगले 1 महीने बाद क्या बन जाएगा, अगले 1 हफ्ते बाद क्या बन जाएगा, केवल याद। इसलिए वर्तमान को इतना बिंदास जिया करो कि जब उसकी याद भी करें तो प्रसन्नता होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि आप ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिस गलतियों को, जैसे आज आपने कोई गलती कर दी रिश्तों में या किसी भी तरह से बिजनेस में, फिर आप उसे याद कर करके दुखी होते, मैंने क्यों गलती की। तो वर्तमान में आप सही निर्णय लेते चलेंगे तो आज के वक्त को 4 साल बाद भी याद करेंगे तो वो वक्त आपको दुख ना देगा, वो वक्त आपको खुशी देगा। और आज यदि वर्तमान को बिगाड़ लोगे तो 4 साल बाद जब इस वर्तमान को याद करोगे तो वो कष्ट देगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। अब 2009 और 2025 आज चल रहा है ना, लगभग 14-15 वर्ष। अब तब हमने जो व्यवहार हमारे थे, आज भी हम उस व्यवहार को, इनके व्यवहार को और वो बातें याद करते हैं तो प्रसन्नता होती। अब आज के 15-16 साल पहले यदि हमने कोई गलती की होती तो आज उस गलती को याद करते तो कष्ट होता। बोलो हाँ। इसलिए जीवन में गलतियां नहीं करनी चाहिए। इसलिए जीवन जो 2025 आज है, ये 2030 में जब हम पहुंचेंगे तो 2025 हमारी याद बन चुका होगा, अतीत में जा चुका होगा। बोलो हाँ। जैसे कभी 2020 आया लेकिन आज 2020 पुराना हो गया, 2024 क्या हो गया, अतीत में चला गया, भूतकाल हो गया। था 2024 था, आने वाले टाइम पे कहोगे 2025 था। इसलिए प्रेजेंट को जो बेहतर बनाता है उसका फ्यूचर, उसका भूत दोनों बेहतर हो जाते हैं, सब कुछ बेस्ट। इसलिए होशो हवास में जिंदगी जीना चाहिए। कोई भी गलत डिसीजन, कोई भी गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए। बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं। काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाएं। नीति से चलना चाहिए, धर्म से चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण इतने बड़े आदमी हैं, भगवान से बड़ा कौन, लेकिन वो विदुरानी के घर चले गए। दुर्योधन ने कहा कन्हैया भोजन कर लो। माँ ने 56 भोग बनाए, गांधारी जी आज भगवान के लिए बना रही हैं, भगवान को परोस नहीं लो, खाओ। भगवान बोले कि माँ दुर्योधन हम तुम्हारे घर नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाओगे? गांधारी बोली बेटा खा लो ना। कन्हैया बोले ना हम नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। क्यों? माँ, गांधारी माँ, तुम्हारे बेटे ने मेरी बात सुनी नहीं। मैंने इस दुर्योधन से कहा कि पांडवों को 5 गांव दे दो, पर इसने मेरी तनिक सी ना सुनी। जब इसने ना सुनी तो मैं क्यों सुनूं, मैं क्यों खाऊं आपके घर? खिलाने वाले के अंदर भाव ना हो तो 56 भोग भी फीके हैं, और खिलाने वाले के अंदर भाव हो तो नमक रोटी में भी बड़ा स्वाद है। बोलो हाँ कि ना। भाव बहुत बड़ी चीज होती है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। इसलिए आपसे कहता हूं जिंदगी में अमीरी गरीबी का ख्याल नहीं रखना चाहिए, व्यक्ति के भाव का सम्मान करना चाहिए। अमीरी गरीबी सदा ना रहेगी, मैं अमीर सदा ना रहूंगा और मैं गरीब सदा ना रहूंगा। मैं अपनी बात बता चुका हूं आपको कई बार। मैं बचपन में गांव में भीख मांगा करता था, ये मेरा बचपन है। आज मैं आपकी सेवा, वृद्ध माओं की सेवा भीख मांग के कर रहा हूं, ये आज मेरा वर्तमान है। कल क्या होगा ये भगवान तय करेंगे।
लेकिन मैं दोनों परिस्थितियों में प्रसन्न हूं। मैं जब भीख मांगता था गांव में सबके घर, 3 थैली मेरी बनवाई थी मेरी माँ ने, दाल की अलग, चावल की अलग, क्योंकि लोगों के घर जाते तो लोग सीधा दिया करते थे। सीधा समझते हो? सूपा होता है, सुपड़ा, सुपड़े में लोग सजा के देते हैं चावल, आटा, दाल, कोई आलू भी देता था, कोई नमक का ढेला भी देता था। तो वो सब हम रख के घर ले जाते थे, माँ को देते थे, भिक्षा मांगते थे, भिक्षाम देही, तो भीख मांगते थे। उस समय भी प्रसन्न थे। परिस्थितियां सदा किसकी रही हैं बताइए? अच्छा ये बताओ, 2010 और 2025, 2010 और 2025 में आपकी आर्थिक स्थिति 10 से आज बेहतर है कि कमजोर है? आपसे सवाल है। 2010 में आप लोगों की आर्थिक स्थिति जितनी अच्छी थी उससे अच्छी आज है कि पहले अच्छी थी? जोर से। आज है? आज अच्छी है। इसका मतलब ये हुआ कि आप दिनों दिन तरक्की कर रहे हैं। हाँ या ना? आपकी दिनों दिन स्थिति बेहतर हो रही है, और प्रयास कीजिए और अच्छे कार्य करिए, आपकी स्थिति परिस्थिति और बेहतर होगी। तो परिस्थितियों का क्या है? परिस्थितियां तो आपकी भी कभी बुरी थी, कभी अच्छी है। समय तो सबके साथ उतार चढ़ाव लेता है, घटता बढ़ता है, इसलिए समय तो बदलता रहता है। इसलिए समय हमारा अच्छा हो या बुरा हो, आपका समय आज अच्छा हो या बुरा हो, हमें आपके समय को नहीं देखना चाहिए। समय तो बनता बिगड़ता रहता है, हमें आपके भाव देखने चाहिए कि आपके भाव क्या हैं। आप भी भाव की कदर किया करो। पति कुछ लेकर आए तो पति साड़ी किस प्रकार कितने रुपए की लाया है, वो रुपए पे मत जाइए, वो भाव देखिए। बोलो हाँ। छोटा सा बच्चा जब माँ को रोटी बनाते देखता है तो वो भी बोलता है लाओ हम बनाएंगे। वो भी आटा उठाता है, ऐसे ऐसे करता है, बेलन चलाता है और अपने लिए तवे में सेकता है। बोलिए रोटी है? बोलो हाँ। अब उसकी रोटी ना तो गोल है, ना तो खाने योग्य, ना सिकी है, ना फूली है, पर उसका भाव है कि मैं बनाऊं। तो वहां उसके भाव की प्रधानता है, उस क्रिया की प्रधानता नहीं है। जो क्रिया, जो कार्य वो कर रहा है या कर रही है। बोलो हाँ। इसलिए व्यक्ति की क्रियाएं ना देखिए, उस क्रिया के पीछे का भाव समझिए। आज रिश्ते क्यों खराब हो रहे हैं? रिश्तों में क्रियाएं देखी जा रही हैं कि उसने मेरे साथ क्या व्यवहार किया, उसके पीछे का भाव नहीं देखा जा रहा। पहले के जमाने में मैं अपनी बात करूं, जब मैं स्कूल जाता था तो मेरे सर जी एप्लीकेशन लिखवाते थे। हिंदी वाले, इंग्लिश वाले टीचर अलग, हिंदी वाले, गणित वाले, सब सर आते, अपना अपना होमवर्क देते, घर से लाना करके जाओ, चेक कराओ। यदि गलती पाई गई तो हमारे एक सर थे, वो बड़ा डंडा लाते और 8 डंडा फिक्स थे उनके। एक गलती में 8, 4 इस हाथ में, और डंडा ऐसे मारते कि डंडा टूट जाता था। आजकल स्कूलों में नियम क्या हो गया है कि टीचर मार नहीं सकता। अच्छा ये बताओ, ये नियम सही है कि गलत है? मार नहीं सकता सही है कि गलत है? हैं? मार नहीं सकता, ये नियम सही है कि गलत है? हैं? सही है? अच्छा ये बताओ, पहले टीचर क्यों मारते थे? हैं? मार खाना जरूरी है कि नहीं? हैं? बोलो। मार खाना जरूरी है या नहीं? जोर से। आज के बच्चे कह रहे हैं नहीं है जरूरी। इसका नुकसान देखिए। अब मैं आपको नुकसान पे आ रहा हूं। टीचरों ने मारना बंद कर दिया आज। इसका नुकसान क्या हुआ? पहले हमारे टीचर लोग मारते थे, और हमारी गलती करने पर हमारे पिताजी भी हमें मारते थे, गलती करने पर हमारी माँ भी हमें मारती थी।
बोलो हाँ। जब सब लोग हमें मारते थे तो जानते हो स्कूल में हम केवल काखा गाघा पढ़ने नहीं जाते, स्कूल में हम ये भी पढ़ते हैं कि जब कोई हमें मारे तो किस तरह का व्यवहार उस समय करना चाहिए, सहनशील कैसे बनेंगे हम जब तक कोई पीटेगा नहीं मारेगा नहीं। तो हमारे भीतर की वो सहनशीलता की भी तो पढ़ाई हो रही ना लगे हाथ। हम डंडे खा रहे हैं और चुप हैं, ये हमारी सहनशीलता है। उस समय स्कूल में केवल काखा गाघा नहीं, बच्चे को मार मार करके उसे सहनशील भी, ये भी एक शिक्षा का पार्ट है। अब मारना बंद हो गया तो क्या होता है, आप तनिक बच्चे को एक बार डांट दो, एक थप्पड़ मार दो, फिर देखो बच्चा कैसे हाहाकार मचाता है, क्योंकि अब वो क्षमताएं खत्म हो गई। आजकल बच्चे 10वीं फेल हो गए, 12वीं फेल हो गए तो सीधा फांसी लगाते हैं। आज लड़की तुम्हारी तनिक कष्ट पाती है ना तो आत्महत्या करने की सोचती है। आज तुम्हारा लड़का तनिक कष्ट पाले, विषम परिस्थिति आ जाए तो मरना चाहता है। क्यों? क्योंकि बर्दाश्त करना सीखा ही नहीं। बोलो हाँ। हम लोगों ने बर्दाश्त करना सीखा है। कितना भी बड़ा तूफान आ जाए, कितना भी बड़ा संकट आ जाए, कितना भी कठिन समय आ जाए, हम लोग सह जाते हैं क्योंकि सीखा है ना। आज के बच्चे तनिक भी विपरीत समय सहन, डिप्रेशन क्या है हम लोग कभी जानते नहीं कि डिप्रेशन क्या होता है, तनाव क्या है हम लोग कभी नहीं जाने कि तनाव क्या है। आजकल का 20 साल का लड़का डिप्रेशन में है, हम लोग 20 साल के थे तो जानते नहीं थे कि डिप्रेशन क्या होता है। बोलो हाँ। भाई सहनशीलता थी हमारे अंदर। बाप की 4 बातें और बाप के 4 जूता सहन करते हैं, माँ की 4 बातें, माँ के 4 डंडे सहन करते हैं, गुरु की 4 बातें और गुरु के 4 डंडे सहन करते हैं। आजकल ना तो बातें सहन है ना तो लातें सहन है, तो क्या हो गए, खोखले हो गए। और वही खोखलापन तुम्हारे को डिप्रेशन के रूप में दिख रहा है, तनाव के रूप में दिख रहा है।